कैश एट होम, बर्निंग कैश एट होम, जस्टिस यशवंत वर्मा। पूरी कहानी आपको पता ही है, लगातार हमने कई सीरीज इस पर चलाए और क्या-क्या खामियाँ थी दिल्ली पुलिस की ओर से, उसकी भी चर्चा हमने की और इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो अपने आप गहन जाँच का विषय है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद, उनका पेरेंट जो कोर्ट है, वहाँ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 सदस्यों की, 3 जजों की एक कमिटी बनाई। कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट की और उसके आधार पर जस्टिस खन्ना ने महाभियोग की सिफारिश। 21 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, और संभावना है कि उसमें इस महाभियोग पर चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया और जो जाँच हुई वो ठीक से नहीं हुई। तमाम ये बातें उन्होंने पिटीशन में कही। चर्चा इसी विषय पर हुई। इलाहाबाद से ही जेपी सिंह साहब हैं, आप जानते हैं कानूनीविद भी हैं, पत्रकार और संपादक भी हैं और लगातार इस विषय पर उन्होंने अपनी बात अम्बेडकरनामा पर रखी। आज क्या-क्या हो सकता है कोर्ट में और संसद में, दोनों जगह जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर चर्चा इसी विषय पर। स्वागत है सर। जी, नमस्ते। देखिए सर, हम मॉरली कन्विक्शन किसी को नहीं कर सकते। हुँ, और अगर आप पूरे देश भर का न्याय शास्त्र उठा के देखेंगे तो आपको हुँ, ये पता चलेगा कि भरी अदालत में पीठासीन अधिकारी के सामने गोलियां चली, मर्डर हुए और उसमें सजा नहीं हुई। हुँ, क्यों? इसलिए नहीं हुई कि गवाही बियॉन्ड डाउट नहीं मिली। और चूंकि पीठासीन अधिकारी के कोर्ट में गोली चली, पीठासीन अधिकारी कभी भी वो गवाह नहीं बनते और ही लोग हुँ, गवाह रहते। तो आप कहेंगे साहब अदालत में जज साहब के सामने गोली चली, तो जज साहब के सामने लाख गोली चले, हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि जज साहब उसको जो है समरी ट्रायल नहीं कर सकते। उसको जब भी होगा तो बाकायदे पर्याप्त समय दिया जाएगा, पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, पर्याप्त उसकी बात सुनी जाएगी और तब जो है फैसला होगा। ये आप आमिर अजमल कसाव, आपका संसद कांड, महात्मा गांधी की हत्याकांड, राजीव गांधी की हत्याकांड, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्याकांड जैसे बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में भी देख चुके हैं और देख चुके होंगे, क्योंकि एक सिस्टम है। हुँ, अब जस्टिस जसवंत वर्मा के घर के आउट हाउस में आग लगी, वहां नोटों का जखीरा रखा था, लेकिन क्या प्रमाण है कि वो नोटों का जखीरा उनका था? क्या प्रमाण है कि आग लगी थी? क्या प्रमाण है कि उसमें करेंसी जली थी और कुछ नोट बच गई? क्यों? क्योंकि जब आपने बचे हुए नोटों को, जले हुए नोटों को, आधे जले हुए नोटों को आपने बरामदगी नहीं दिखाई, उसका कोई फर्द तैयार नहीं किया, आपके पास सबूत के तौर पर केवल वो वीडियो है, हुँ, सबूत नहीं है आपके पास। आपके पास उस रुपए से यशवंत वर्मा को डायरेक्ट जोड़ने का कोई डायरेक्ट एविडेंस आपके पास नहीं है। हुँ, सब जो है वो इनडायरेक्ट है। और घटना भी एक हफ्ते बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के लीगल रिपोर्टर धनंजय महापात्र की रिपोर्ट के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में सामने आई, तब तक जो है वो सब बीच में खा पका के बराबर था। अब वो चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गई, देश के बड़े अखबारों में उसका शुमार है, तो अब उसके बाद सब खटाखट जो है वो जांच भी होने लगी, ये भी होने लगा, वो भी होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नोट जल रहा था
जला था वो कहाँ है? जो फोरेंसिक गड्डियां डिपार्टमेंट गया कि नहीं? खाली ये कह देने से कि उनके प्रभावी आउट हाउस जो है नियंत्रण में था, जो कि बिल्कुल सीआरपीएफ का जो टुकड़ी लगती है उसके बगल में था, इससे तो काम चलेगा नहीं। आपको तो बियॉन्ड डाउट ये साबित करना पड़ेगा कि ये नोट जो है वो उनका था, ये कमरा जो है वो वही संचालित करते थे। आप तो अभी तक ये भी नहीं ठीक से बता पाए कि आग लगी कैसे, हम्म। क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट कहा जाता है तो उस कमरे में एक बल्ब, एक पंखा था, और वो जो फिटिंग थी उसमें कहीं भी जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आग लगने जैसा वो नहीं था। कि शॉर्ट सर्किट होता तो उड़ जाता है, अगर हम्म। कंसील भी बिजली का जो है वो रहता तो फट जाता है, काला पड़ जाता है, वो सब कुछ नहीं था। तो कहने का हम्म। मतलब है कि आप रोज देखते हैं कि अदालत में मर्डर है और उसको सजा नहीं। आप कहते हैं कि भाई कानून जो है बिल्कुल एकदम वो है, बिका हुआ है, तो अल्लाह माने जो आपका प्रोसेशन है, जिधर आप हैं उसके हिसाब से आप आरोप लगाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 10 8 9 9 साल से लोग पॉक्सो एक्ट में सजा पाकर सजा भुगत रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से पूरे जब वो जो है क्या कहते हैं उसकी विवेचना जो है पीठासीन जज करते हैं या पीठ करती है, तो कहते हैं कि भाई ये तो पॉक्सो एक्ट का इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट जो है कि ये होना जरूरी है, वही नहीं है तो सजा किस आधार पर होगी। ये तो नीचे के जो ट्रायल कोर्ट है उसने बहुत जल्दीबाजी में ये जो है डिसीजन दिया है। जी। तो ये बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी था कि हम लोग कोई यशवंत वर्मा के साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि न्याय हो, लेकिन जिस तरह हमारा न्याय प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें जो हकीकत है वो अगर हम नहीं जानेंगे तो हम सही बात तक नहीं पहुंचेंगे। अब 17 तारीख को न्यायालय का रुख किया है, क्योंकि 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है, और सरकार की ओर से ये खबरें छन के आ रही हैं कि सरकार इसमें जरूरी सांसदों के दस्तखत करवा रही है। अब महाभियोग हम्म। प्रस्ताव, इसके अकेले क्रूसेडर अभी तक जो है वो जो व्यवस्था का सवाल उठा रहे थे वो कपिल सिब्बल साहब हैं, जो लगातार कह रहे थे कि यशवंत वर्मा के पहले से जस्टिस शेखर यादव के हेट स्पीच का महाअभियोग पेंडिंग है और उसको जो ठंडे बस्ते में डाला गया है। तो भाई इनके भी कार्रवाई हो, उन पर भी कार्रवाई। एक तरफा कार्रवाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर से भी अपील की है कि वो जो है इस मामले को देखें। अब महाभियोग पेश होने की इस मानसून सत्र में संभावना है, तो उन्होंने जो है यशवंत वर्मा ने आपके क्या कहते हैं 17 जुलाई को दायर किया सुप्रीम कोर्ट में याचिका, और उन्होंने तर्क दिया अपने याचिका में कि आंतरिक जांच समिति ने उन्हें जवाब देने का उचित अवसर दिए बिना ही यह निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने पूर्व निर्धारित तरीके से कार्रवाई और कोई ठोस सबूत न मिलने पर भी सबूतों का भार उलटकर उनके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल दिए। भाई सबसे बड़ी बात मैंने कही ना कि सबूत तो नोट किसका था, वो जो जला हुआ नोट कहाँ है, वो बरामद क्यों नहीं किया गया, उसकी फर्क बरामदगी क्यों नहीं दिखाई गई। ये जो लापरवाही जो है वो जो शुरुआती दौर में जो आपके वहां दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा की गई है, तो उसका खामियाजा यशवंत वर्मा क्यों भोगे। आप अगर न्याय शास्त्र का इतिहास देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो है वो फलाने जगह की कचहरी में आग लग गई और सारे डॉक्यूमेंट जल गए। हम्म। तो जब डॉक्यूमेंट जल गए, जैसे इलाहाबाद कचहरी जो पुरानी वाली थी उसमें भी एक बार आग लगी थी और बहुत चीजें जल गई थी। तो जलने में बहुत से जो है फाइलें जल गई थी, जो मर्डर ट्रायल की फाइलें थी। अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उस तरह रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो चाहे हो पाई जैसे ओरिजिनल फाइल थी। और पहले डिजिटल उसका जो है वो नहीं रखा जाता। नतीजा हुआ कि एक के बाद एक मर्डर ट्रायल के केस छूट गए, क्योंकि पत्रावली ही पूरी नहीं थी। तो हमेशा इस तरह के जो लैप्स होते हैं तो उसमें जो आपका लाभ है वो अभियुक्त तो आरोपी को मिलता है।
क्योंकि हुँ। व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई। या तो आप ये साबित कीजिए कि आरोपी ने आग लगा करके जो है नष्ट कर दिया, वरना ये आपकी जिम्मेदारी है डॉक्यूमेंट की रखने की। आप अभियोजक हैं तो अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के ये है कि अगर जो है उन्होंने नोट जो न बरामद हुई, न नोट जली हुई सील मोहर हुई, न फोरेंसिक में गई, मतलब कुछ भी तो नहीं हुआ आपके पास। एक सिंपल एफआईआर जो दर्ज होती है कि हाँ भाई यहाँ करेंसी नोट जलना अपने आप में अपराध है। अगर किसी हुँ, ने जानबूझ के करेंसी में आग लगाई है तो वो देशद्रोह का अपराध। तो एक एफ आई आर तक दर्ज नहीं हुई, सारा मामला जो है रफा दफा करने की कोशिश हो रही थी। वो तो धनंजय महापात्र ने खबर ब्रेक कर दी, इसलिए जो है ये सारा जो है टिम्मा साला वो, और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के तत्कालीन संजीव खन्ना ने भी अपने को पाक साफ रखने के लिए वो सब जो उनको मिला था, क्या कहते हैं, वीडियो वीडियो, उन्होंने उसको भी जो है उजागर कर दिया। लेकिन वो जुडिशरी के सबसे शीर्ष पद पर रहते हुए उनको तत्काल जो है दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड से उनको तत्काल स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि फिर ये सील क्यों नहीं किया गया। जले हुए नोट सील क्यों नहीं किए गए, जो बिना नहीं जले थे नोट वो सील क्यों नहीं किए गए, उनको क्यों वहां रख के सबूत मिटाने का अवसर दिया गया। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ राम लाल, श्याम लाल, झाम लाल, शैतान लाल चार मान लीजिए कि नौकर हो, तो आप ये भी नहीं बता पा रहे कि रामलाल, श्यामलाल, झामलाल, शैतान लाल में किसने जो है नोट हटाया। आप कहते हैं उनके घर के नौकरों ने हटा दिया होगा। तो ऐसे थोड़ी अदालत में मामला चलता है, वहां तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि रामलाल ने हटाया, कि श्यामलाल ने हटाया, कि झामलाल ने हटाया, कि शैतान लाल ने हटाया। तो हुँ। कहने का मतलब है कि इतने लूप होल्स जो है छोड़े गए हैं, इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो जज साहब को मिलेगा ही, चाहे हम चाहें या ना चाहें। मॉरली हम कन्विक्ट कर रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। तो अब ये भी है कि सबूत का भार, आप आरोप लगा रहे हैं कि नोट उनका था, आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर में उनका प्रभावी कमरे पर नियंत्रण था, तो साबित इसको कौन करे। कि तो आप जो आरोप लगाने वाला वो साबित करेगा ना, इसमें उनके ऊपर तो भार है नहीं कि वो सफाई में साबित करें कि नहीं साहब हमारे प्रभाव में नहीं था, या हमारे जो है डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। अब यह मामला 14 मार्च 2025 को अग्निशमन अभियान के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के बाहरी हिस्से में, ध्यान रखिएगा, बाहरी हिस्से में अचानक नोटों के विशाल ढेर की खोज से संबंधित है। इस खोज के बाद भारी सार्वजनिक विवाद उत्पन्न होने पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सीलू नागू, तत्कालीन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संघावालिया, तत्कालीन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अनु शिवरामन, कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की एक आंतरिक जांच समिति गठित की थी। न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया गया और जांच लंबित रहने तक उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भले ट्रांसफर हो गए, यहाँ से उनको वेतन भत्ते जो भी मिलते हो, यहाँ वो कोर्ट में नहीं बैठते वर्मा साहब। समिति ने मई में मुख्य न्यायाधीश खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। न्यायमूर्ति वर्मा ने मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की सलाह को मानने से इनकार कर दिया, और वो शुरू से कह रहे थे कि ये नोट कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे नहीं मालूम, नहीं है मेरी नोट भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है वो भाई उनके मेन मकान से तो बरामद नहीं हुई, तो बाहर से हुई। अच्छा, उस समय उसे भी नहीं जब आग लगी थी। 3 न्यायाधीशों वाला आंतरिक जांच समिति ने 14 मार्च को हुई आग की घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के आचरण को, जिसके कारण नोटों की बरामदगी हुई थी, अस्वाभाविक बताया, जिससे उनके खिलाफ कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष समिति ने निकाले। न्यायमूर्ति वर्मा, उनकी बेटी सहित 55 गवाहों और फायर ब्रिगेड के सदस्यों द्वारा दिए गए वीडियो तस्वीर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के बाद समिति ने माना कि उनके आधिकारिक परिसर में नकदी पाई गई थी। यह पाते हुए भंडार अध्यक्ष न्यायमूर्ति वर्मा उनके परिवार के सदस्यों के गुप्त या सक्रिय नियंत्रण में था। समिति ने कहा कि नकदी की मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण देने का दायित्व न्यायमूर्ति वर्मा का है, चूंकि न्यायाधीश स्पष्ट इनकार या साजिश का एक स्पष्ट तर्क देने के अलावा कोई उचित स्पष्टीकरण देकर अपना दायित्व पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए समिति ने उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करने के लिए पर्याप्त आधार पाया। अब देखिए,
बंगले के आउट हाउस में था और उसके बगल में ही सीआरपीएफ वालों का जो है वो प्लाटून रह रहा है। अगर इतना नोट आया कमरे में सजा के रखा गया तो सीआरपीएफ के प्लाटून में किसी ने नहीं देखा कि कब नोट आया, कैसे रखा गया, कैसे आग लगी। जब आग भी लगी तो कमरे में बाहर से दरवाजा बंद था। दरवाजा खोल के देखा गया तो भीतर पता लगा कि नोटों की गड्डियों में आग लगी है और नोट की गड्डियां छल्लियां लगा के रखी हुई। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर? सीआरपीएफ के। पिछले अच्छा ये भी नहीं कि एक दिन में लाख उतने नोट रखी गई और लुटियन जोन है। अगर जज साहब का जो है डिक्की हो तो डिक्की किसके नोट से ज्यादा जो है नोट थे तो कहाँ से लाके रखा गया, किसने लाके रखा, लाके वहां रखा भी गया तो कमरे में रखते समय किसी ने देखा कि नहीं देखा, सिक्योरिटी वालों ने देखा कि नहीं देखा। इतने सवाल हैं कि अगर आप एक वकील के रूप में सोचें तो आपको लगेगा कि अरे इतना जो है क्या कहते हैं मतलब इतनी लापरवाही कैसे हुई। क्यों नहीं एफआईआर की गई, क्यों नहीं जो है फर्द बरामदगी की गई, क्यों नहीं जले हुए नोटों को उठा के रखा गया, क्यों नहीं जो है वो जो बचे हुए नोट थे उनको जो है अलग से किया गया, वो बैंक में देखा जाता कि किस बैंक का है, कहाँ से है, किसको जारी हुआ था, क्या हुआ था। मतलब बहुत सी चीजें थी जिनसे आप जांच पड़ताल कर सकते थे। तो ये उन्होंने वर्मा जी ने जो है इस प्रकार जहां तक आंतरिक प्रक्रिया न्यायपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिशों की अनुमति देती है, इसे सिद्ध कदाचार और उच्च पद के अनुरूप न होने वाले बुरे आचरण के बीच के अंतर को भरने के रूप में वैध नहीं ठहराया जा सकता। ये तर्क दिया है उन्होंने जज साहब ने। इसके बजाय यह विधायी अनुमोदन के बिना दंडात्मक परिणामों को सक्षम करके मानकों या सुरक्षा उपायों के बिना अत्यधिक शक्ति को केंद्रित करके संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करता है और इस प्रकार न्यायिक स्वतंत्रता और जनता के विश्वास को कम करता है। ये भी उन्होंने अपनी याचिका में कहा है। इस बीच वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ की गई अंदरूनी जांच पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न पारदर्शिता रखी गई, न ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ और न्यायाधीश को बिना सुने ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस मामले पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर सरकार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है तो उसे संसद के जरिए करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधे हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस आउट हाउस में नकदी मिली वह न्यायाधीश ने को आवंटित क्षेत्र में था, लेकिन बिना किसी ठोस जांच के सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की। हमने बताया कि भाई आगे मिली तो नोट कब रखी गई, कैसे रखी गई, वहां इतनी सीआरपीएफ की फोर्स रहती है, लुटियन जोन है, तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब चीज के बारे में एकदम गोलमाल है कि सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे कि नहीं। फिर जब आग लगी तो बाहर से उसमें जो है दरवाजा बंद था, तो दरवाजा बंद था, फिर कैसे भीतर आग लगी आप जो है वो शॉर्ट सर्किट भी नहीं प्रमाणित कर पा रहे हैं। सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय समिति की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को बयान देने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा आपने जांच की रिपोर्ट बनाई लेकिन जज की बात नहीं सुनी है, न्याय के खिलाफ। सिब्बल ने कहा कि भाई या तो सरकार किसी बात से नाराज है या फिर वह समय देखकर एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को फिर से रिवाइव करना चाहती है ताकि न्यायपालिका को और गेयर में रखा जा सके। सिब्बल ने एक अन्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की जांच 6 महीने से लंबित है। राज्यसभा सचिवालय कहता है कि मेरा सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, 6 महीने बीत गए पर इस सत्यापन नहीं कर पाए। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? जांच समिति ने पिछले महीने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी थी। सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट में यह तक नहीं बताया गया कि कितनी नकदी मिली और जले हुए नोटों का क्या हुआ। तो ये कैसे मान लिया गया कि यह न्यायाधीश के अनुमति से रखी गई थी? कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार जस्टिस शेखर कुमार यादव को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। पूरे मामले में पक्षपात की बू आ रही है। एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाएं क्योंकि राज्यसभा में उनके खिलाफ याचिका लंबित है, जबकि यशवंत वर्मा के मामले में ऐसा नहीं किया गया।
तो कहने का मतलब है कि काफी विवादास्पद हो गया है। अब ये तो कोर्ट के पाले में उन्होंने डाल दिया गेंद, देखिए कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाती है। कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं, जस्टिस वर्मा की बात को पूरी तरह खारिज कर देती है, या जो है कोर्ट जो है क्या कहते हैं वो नोटिस जारी करके पूछती है कि भैया वो नोट कहाँ है, जले हुए नोट क्यों नहीं सील किए गए, बचे सर हुए नोट इसमें क्यों नहीं सील किए गए। वो नोट को आपके शेखर जस्टिस यशवंत वर्मा से कनेक्शन ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गई। फिर वो नोट लुटियन जोन में आउट हाउस में ला के किसने रखा, क्या इतनी सीआरपीएफ रहती है, बिना उसके देखे कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कोई चीज लाया गया हो सीधे कमरे में इस तरह जो है उसको प्लांट किया गया हो, उसमें सामान उतार के रख दिया गया हो, किसी ने देखा ना हो। तो बहुत से तर्क वितर्क और जो है उनके प्रश्न उनके उनके जजमेंट्स का भी रिव्यू होना चाहिए था, कौन कौन से केस लड़े, क्या तरह किस तरह का कौन मामला से, है। हाँ उनके जजमेंट का मैंने भाई बहुत समग्र जांच की जरूरत है। ये जो है वो आपका क्या कहते हैं सुपरफिशियल जांच के आधार पर। लेकिन हम लोग जो है इस समय पूरा देश धीरे धीरे रोड रेज के दौर में पहुंच गया है। रोड रेज का हम्म। मतलब मौके पर ही तुरंत न्याय, यानी इतना मारो कि वो आदमी मर जाए आपसे। लेकिन अगर न्याय सर प्रक्रिया में जाएगा, लोग कहेंगे कि अरे अदालत में जाएगा तो तारीख पे तारीख, तो गवाह पे गवाह, तो ये गवाह टूटा तो वो गवाह टूटा, इसको यही तत्काल न्याय दे दो। तो आप अगर जज साहब को भी तत्काल न्याय देना चाहते हैं, हमने कहा ना कि मॉरल कन्विक्शन नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी के हत्यारों पर भी मुकदमा चलाया गया था, मुकदमा चलाने के बाद उनको जो है क्या कहते हैं मतलब फांसी की सजा दी गई और फांसी पे सर लटकाया गया। इंदिरा गांधी की जांच में भी बहुत लापरवाही हुई थी। इंदिरा गांधी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था सर, खाली सुपरफिशियल पोस्टमार्टम था। अगर इस आधार पर आप देखेंगे कि अगर इस तरह किसी का पोस्टमार्टम हो तो पोस्टमार्टम के आधार पर ही जो है केस छूट जाता है। लेकिन चूंकि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने एक बालिया गवाह बयान दिया था कि हाँ हमने हत्या की है, भले वो उससे जो अदालत में पलट गए हो, जबकि एक बालिया बयान देते समय जिन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है वो कहते हैं कि भाई आप सोच लीजिए क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ सुनवाई के समय हो सकता है, तो कहते हैं कि नहीं सोच लिया, हमारे को कोई दबाव नहीं, हम देना चाहते हैं, तब दर्ज होता है, खिलाफ जाता है। नहीं तो अगर एक बालिया बयान नहीं दिए होते तो इनके लिए उनको सजा देना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इंदिरा गांधी के शरीर का उस तरह पोस्टमार्टम नहीं हुआ जैसे आमतौर पर पोस्टमार्टम होता है। ये भी एक फैक्ट जान लीजिए आप। जी एक सवाल सर, आखिरी सवाल। जी इस जी। पूरे मामले में केंद्र में दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड भी है, खास तौर से दिल्ली पुलिस। तो ये जो जी लापरवाही हुई है इसके लिए किसी को अकाउंटेबल माना जाएगा, देखिए सर, कोई अब आपने कार्रवाई बात होगी। निकाली, बात निकाली है तो फिर बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। जी। आप दिल्ली में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि मार्च से लेके इस तरह की सब क्या नौटंकी चल रही है। तो दिल्ली में जो लुटियन जोन्स में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बीच में, वकीलों के बीच में, और जो है जो दिल्ली के बौद्धिक सर्किल में जो सब बातें हो रही हैं, उसमें आरोप लग रहे हैं कि ये सब पैसा जो है वर्मा साहब का नहीं है बल्कि किसी और का है और दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए लाकर रखा गया। हम्म। और चूंकि ये आग लग गई, अखबार में छप गया, मामला फंस गया, इसलिए अब इसमें अपने को पाक साफ करने के लिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा और वर्मा साहब को बनाया जा रहा है। जबकि वास्तविक बात यह है कि जली हुई नोट अपने आप में अगर किसी ने जो है जानबूझ के करेंसी नोट में भारत सरकार के आग लगाई है तो वो अपने आप में अपराध है, उस पर अपने आप जो है वो स्वतः संज्ञान में मामला दर्ज होना चाहिए, भले चाहे जज साहब के यहाँ हम्म। आग लगी हो और चाहे पार्लियामेंट के भीतर आग लगी हो। तो ये सब नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि इस तरह के जो तमाम डाउट्स उठे हैं, आखिर सरकार का इकबाल इतना कम क्यों हो गया है कि इनके हर मामले में ही जो है वो क्या कहते हैं संदेह के बादल खड़े हो जा रहे हैं। आज तक कोई मानने के लिए हम्म। तैयार नहीं है कि जस्टिस लोया की जो है स्वाभाविक मौत हुई होगी।
पूरा जो है गुजरात का जो है देखा गया कि पहले किस तरह एसआईटी का गठन हुआ और किस तरह जिला बदर लोग किए गए, किस तरह जो है गुजरात के बाहर बेस्ट बेकरी से लेके तमाम मामलों की सुनवाई हुई, उसमें लोग दंडित किए गए। और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट में जजों का सेट बदला और लगातार धाए धाए क्लीन चिट मिलने लगी। संजीव भट्ट को अभी तक जो है क्या कहते हैं जेल जेल में है, और जबकि बंजारा वगैरह जो थे डीआईजी वो जो जो इस तरह जहां तमाम फर्जी मुठभेड़ में थे सब जो है एक एक करके सब छोड़ दिए गए। माया कोडलानी जो मंत्री को सजा हुई थी उनको जो उनकी सजा में ढील हो गई वो छूट गई। तो कहने का मतलब है आपके क्या कहते हैं जो बिल्किस बानो वाले में थे इन्होंने छोड़ा था वो तो नागरत्ना जस्टिस नागरत्ना के कोर्ट में मामला गया, उन्होंने फिर से सबको भीतर भेज दिया, वरना बाहर आने पर उनका हीरोइक स्वागत हुआ जैसे कि वो क्या कहते हैं कारगिल युद्ध जीत के आ रहे हों। तो ये सब तो विद्रूप भाई है आपसे बता दें हमारे जो है सिस्टम का, और सिस्टम की तमाम गड़बड़ियों का। तो इसलिए अब क्या कहा जाए सर, आप चलिए परीक्षा में सर, बहुत-बहुत स्केलिंग आप परीक्षा में आप यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप परीक्षा में आप यूपीएससी की परीक्षा में स्केलिंग सिस्टम जो है लगाते हैं कि 4 एग्जामिनर के पास कापियां गई, 10 एग्जामिनर के पास कापियां गई, हर एक का माइंड सेट अलग है कापी जांचने का। तो स्केलिंग सिस्टम लगा के नंबर को आप जो है एक तार्किक परिणत तक पहुंचाते हैं कि कोई बहुत नंबर देता है, कोई बहुत कंजूसी से नंबर देता है, तो किसी का कम वाले का नंबर बढ़ गया, ज्यादा वाले का कम हो गया। जजमेंट के समय क्यों नहीं स्केलिंग सिस्टम लगता? एक ही कानून, एक ही तरह का मामला, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के यहाँ जाए तो कोई और फैसला, जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ जाए तो कोई और फैसला, जस्टिस पारदीवाला के यहाँ जाए तो कोई और फैसला, जस्टिस ओक के यहाँ जाए तो कोई और फैसला। तो वहां स्केलिंग सिस्टम क्यों नहीं लगता? एक रूपता क्यों नहीं होती? इस तरह के तमाम सवाल है सर, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी जी। शुक्रिया सर, बहुत ही शानदार बातचीत के लिए। और देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, और मॉनसून सेशन में किस तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा। इस पे हमारी नजर रहेगी, चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अमृत के नाम। शुक्रिया सर।